वेलकम बैक मेरे प्रिय दोस्तों। आज हम लोग बात करेंगे अन्योन प्रेरण और अन्योन प्रेरण गुणांक पे। अन्योन शब्द का तात्पर्य पहले समझ लें। देखिए, अन्योन प्रेरण को इंग्लिश में अगर हम बोलना चाहें तो हम कहेंगे म्यूचुअल इंडक्शन। ठीक है। अन्योन शब्द है एक दूसरे से। जब हम किसी दूसरे को देख करके या उसके कार्यों को देख करके अपने अंदर कोई परिवर्तन लाते हैं, भले ही उस व्यक्ति का हमारे साथ डायरेक्ट इंटरेक्शन ना हो, डायरेक्ट कोई रिलेशन ना हो। कभी कभी हम किसी क्लासमेट को देख लेते हैं, वो बढ़िया अच्छे तरीके के झुमके पहन के आया है तो हमें भी लगता है इसे अब कित खरीदेंगे। बगल में किसी ने बहुत बढ़िया पेंटिंग कराई घर की तो दिवाली में लगता है अब कित बार हम भी बढ़िया चकाचक कर देंगे, है ना। ये सब क्या है? बगल वन कहा था तुमसे कि पेंटिंग करा लो, नहीं कहा ना। आपका अगर एक मंजिल मकान है ना और बगल वाले ने 2 मंजिल बना लिया ना, तो आप अपने आप उससे क्या होंगे? प्रेरित, इंड्यूस्ड, और आप कहेंगे इससे ऊंचे ही बनाएंगे। तो वो क्या है? अन्योन प्रेरण है। भावार्थ मेरा ये है कि एक का असर जो दूसरे पे आता है उसे हम क्या बोलते हैं? अन्योन। और दूसरे का असर पहले पे भी आ सकता है, एक दूसरे से रिलेटेड होता है, इसको म्यूचुअल इंग्लिश में कहते हैं और हिंदी में अन्योन। अब इस जगह फिजिक्स में प्रेरण कैसे हो रहा है जरा इसको मैं समझाऊंगा। तो हमें कम से कम 2 कुंडली चाहिए, 2 कॉइल चाहिए, 2 सर्किट चाहिए। तो चलिए हम लोग पहले 2 सर्किट बनाते हैं, 2 कॉइल्स बना रहे हैं। ध्यान से सुनना जरा। एक ये कॉइल है जो पहले नंबर पे बनाओगे उसको प्राथमिक कुंडली, इंग्लिश में कहो तो प्राइमरी कॉइल। क्या कहेंगे आप? प्राथमिक कुंडली या प्राइमरी कॉइल। ठीक है। इसमें देखिए क्या क्या कनेक्शन होना चाहिए, ध्यान देना। एक रियोस्टेट होना चाहिए। रियोस्टेट मतलब होता है धारा नियंत्रक। क्या होना चाहिए? इसके अलावा एक सेल होना चाहिए, सेल या बैटरी कुछ भी आप कह सकते हो। एक सेल लगा है यहाँ पर, सेल या बैटरी लगी है। एक स्विच भी चाहिए होता है, उससे क्या रहेगा कि ऑन ऑफ करने में आसानी रहेगी। जब मन आए ऑन करो, जब मन आए तो ऑफ कर दो। तो एक स्विच और बना लेंगे हम लोग। क्या करेंगे भैया? एक स्विच लगा है। स्विच को इंग्लिश में हम लोग की बोलते हैं, स्विच भी बोलते हैं। हिंदी में इसको कुंजी कहते हैं। क्या कहते हैं? अगर आप हिंदी में लिखना चाहें तो हिंदी में लिख लें, इंग्लिश में लिखना चाहें तो इंग्लिश में लिख लें। ये सेल है, ये बड़ी प्लेट पॉजिटिव, छोटी वाली नेगेटिव होती है। बैटरी, सेल, कुछ भी मैंने बी नाम दे दिया। ये धारा नियंत्रक है RH, इंग्लिश में रियोस्टेट कहते हैं, हिंदी में इसका नाम होता है धारा नियंत्रक। नियंत्रक, करंट कंट्रोलर, ये करंट को कंट्रोल करता है। ठीक है। इस डिवाइस की सहायता से हम लोग धारा के मान को जब चाहें तो बढ़ा सकते हैं, जब चाहें तो घटा सकते हैं। अब देखिए स्विच ऑन है, ये जब डॉट बीच में कभी रख दिया जाए ऐसे तो इसका मतलब क्या होता है? ऑन है स्विच। अगर स्विच ऑन है तो करंट फ्लो करेगी कि नहीं बताओ? धारा बहेगी कि नहीं बहेगी? जो इस समय सर्किट में धारा पैदा होगी उसे हम लोग, देखो बड़ी प्लेट से धारा निकलती है, हमेशा ध्यान रखना। तो जो धारा होगी यहाँ से निकलेगी ऐसे, ऐसे मुख्य धारा, ये मुख्य धारा की दिशा है। अब इस मुख्य धारा को हम बढ़ता हुआ दर्शाएंगे। कैसा? हम पहली बार क्या चेक करें? बढ़ती हुई मुख्य धारा। बढ़ती हुई को इंग्लिश में कह सकते हो इंक्रीजिंग मेन करंट। तो बढ़ती हुई मुख्य धारा, इंक्रीजिंग मेन करंट। अब जरा बात को समझना। ये धारा इस धारा नियंत्रक की सहायता से धीरे धीरे बढ़ाई जा रही है। धारा नियंत्रक एक्चुअल में वेरिएबल रेजिस्टेंस होता है। वेरिएबल समझते हो ना? जो बदले, धीरे धीरे प्रतिरोध बढ़ाते जाओ परिपथ में, सर्किट में, तो धारा का मान कम होता जाएगा। प्रतिरोध घटाते जाओ तो धारा का मान बढ़ता जाता है। ये बस यही काम करता है, प्रतिरोध को कम ज्यादा करता है, इस वजह से धारा का मान कम ज्यादा हो जाता है। तो मैंने यहाँ पर इसकी सहायता से धारा धीरे धीरे बढ़ाई। स्वप्रेरण में एक ही कुंडली थी, आपको याद होगा। इसमें 2 कुंडलियां लेंगे, एक पहली जिसका नाम हमने प्राथमिक दिया है, एक ये दूसरी जिसका नाम द्वितीय कुंडली। ये यहाँ पर गैल्वेनोमीटर लगा है। गैल्वेनोमीटर को हम लोग हिंदी में कहते हैं धारा मापी। क्या कहते हैं भैया जी? धारा मापी। आप बोलते रहा करो बीच बीच में, तुम लोग ऐसे बोलते नहीं हो। अब सुनिए जरा,
ये जो कुंडली है ये एक्टिव है। एक्टिव मतलब इसके पास अपना धारा स्रोत है। देखो बैटरी लगी कि नहीं लगी, इसके पास ध्यान से देखो एक सेल या बैटरी मैंने बांध रखा कि नहीं बांध रखा। लेकिन इस कुंडली में कहीं बताओ कोई सेल, कोई बैटरी, कोई जनरेटर कुछ लगा है का, ट्रांसफार्मर कुछ लगा है, नहीं लगा। इसको पैसिव कॉइल कह सकते हो। क्या कह सकते हो, उदासीन है, इसकी अपनी कोई धारा पैदा करने की शक्ति नहीं है। अब अगर इसके कॉइल में कहीं यहाँ पर गैल्वेनोमीटर में विक्षेप मिले, इस धारा मापी की सुई अगर हिले, तो इसका मतलब इसकी जब कुछ धारा का है ही नहीं कुछ, तो फिर इसमें धारा मिल जाए तो इसका मतलब बगल वाले ने पैदा की है। कैसे पैदा होगी जरा सुनना। जब हम यहाँ धारा का मान बढ़ाते हैं, बहुत आराम से समझना बात को, जब प्राथमिक, अब मेरी बात को सुनना, जब प्राथमिक कुंडली में धारा के मान को बढ़ाया जाता है धीरे धीरे, तो इससे गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स का मान भी बढ़ता है। हमें हालांकि बढ़ने घटने से मतलब नहीं होता, हमें तो परिवर्तन से मतलब होता है कि चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होना चाहिए, लेकिन हम यहाँ बोल रहे हैं बढ़ता है। ठीक है, तो हम कह रहे हैं जब हम प्राथमिक कुंडली की मुख्य धारा के मान को बढ़ाते हैं तो उससे गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स के मान में भी वृद्धि होती है। ये फ्लक्स बगल वाली कुंडली पे भी असर डालेगा। कैसे, जरा ध्यान से सुनना। ये चुंबकीय बल रेखाएं हैं, कौन सी हैं, देखो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, बल रेखाएं, जो आप कहना चाहो। ऐसे चलती कि नहीं चलती चुंबक से, बताओ, याद आया, मैंने पीछे समझाया था। तो ये चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं ध्यान से समझना, निकल तो इससे रही हैं, लेकिन बगल में अगर कुंडली रख दी गई दूसरी वाली, देखो तो उसको भी तो टच करते हुए निकल रही कि नहीं, बताओ आगे। अगर इनका नंबर्स बढ़ेगा, ये ज्यादा संख्या में होंगी तो इससे भी तो ज्यादा गुजरेंगी, इनका नंबर घटेगा तो इससे भी गुजरने वाली रेखाओं की संख्या कम हो जाएगी कि नहीं, बताओ। यानी फ्लक्स बदल इसका रहा है, उसका प्रभाव पड़ोसी को पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा, बताओ। भाई बगल वाले घर में आग लगी हो, तुम चद्दर तान के सो जाओगे, पड़ोस में लगी है, एक आध लपट आएगी भैया तुम्हारी तरफ भी, फिर लपट के बाद क्या होगा तुम समझो। तो कहने का मतलब है आग लगेगी तो मोहल्ले में मेरा ही मकान थोड़े है, ऐसे किसी ने कहा था, तो सबके मकान जद में आएंगे, नहीं आएंगे। तो वही पड़ोसी मकान रखा ही, मान लो इधर से जो रेखाएं बढ़ी या घटी उनका असर इस पे आया। यानी हम बहुत सरल भाषा में कहें कि प्राथमिक कुंडली में जब फ्लक्स परिवर्तित हुआ तो उसकी वजह से द्वितीय कुंडली में भी फ्लक्स के मान में परिवर्तन आया। और मेरा कहना है प्रेरण का मतलब यही होता है कि अगर किसी कुंडली या परिपथ से गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन किया जाता है तो उस कुंडली में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। याद है चुंबकीय प्रेरण की परिभाषा, विद्युत चुंबकीय प्रेरण पीछे पढ़ा चुका हूं ना, उसकी परिभाषा। उसमें ये तो कहा था कि यदि किसी बंद परिपथ या तो क्लोज लूप ले लो कोई, या कुंडली ले लो, जब किसी कुंडली या परिपथ से गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो उस कुंडली में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। और अगर सर्किट कंप्लीट है तो एक धारा भी पैदा होती है, उस धारा को क्या बोलते थे, प्रेरित धारा। लेकिन वो सदैव क्या करती है पता है, उस कारण का विरोध करती है जिसके कारण वो उत्पन्न होती है। यही तो लेंज का नियम कहता है। तो ध्यान से सुनिए अब यही बात, ये प्राथमिक कुंडली है, इसका नाम हमने प्राइमरी या प्राथमिक लिख दिया है, प्राथमिक कॉइल, प्राथमिक कुंडली, और इसको P लिख दिया। ये द्वितीय कुंडली, इसका नाम S लिख दिया। तुम लिख लेना इनके नाम भी, हम भी लिख दें अगल बगल कहीं। द्वितीय कुंडली, इसका नाम क्या है, द्वितीयक कुंडली। वो प्राथमिक कुंडली है और ये द्वितीय कुंडली, इसको S दर्शा दिया। इसमें फेरों की संख्या कुछ होगी, तो इसमें फेरों की संख्या को हमने मान लो N1 कह दिया। देखो बात समझना, प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या को क्या कह दिया, N1। तो द्वितीय कुंडली में हमें क्या कहना पड़ेगा, N2, नहीं कहना पड़ेगा। बताओ, ये फेरों की संख्या की बात हो रही है अभी, फेरों की संख्या प्राथमिक में N1 और द्वितीयक में N2। ये सब थ्योरी में लिखेंगे हम बातें, अभी तो समझा रहे हैं, केवल अभी तो एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो मैं ये कह रहा था कि प्राथमिक का प्रभाव द्वितीयक पे आया,
यानी द्वितीयक से गुजरने वाला फ्लक्स भी तो लगातार बदल रहा है। तो द्वितीयक हम ऑब्जर्वेशन अब प्राथमिक पे नहीं करेंगे, हमारी ऑब्जर्वेशन किस पे होनी है? द्वितीयक पे, क्योंकि हमारा टॉपिक क्या है? स्वप्रेरण नहीं है, क्या है? अन्योन प्रेरण है। स्वप्रेरण में उसी पे ऑब्जर्वेशन किया था, अन्योन प्रेरण में बगल वाले पे देखेंगे क्या असर पड़ रहा है। तो हम कहेंगे इसमें भी एक धारा प्रेरित होगी कि नहीं होगी, क्योंकि परिपथ हमने पूरा कर रखा, कहीं कटा फटा तो है नहीं, सर्किट पूरा है कि नहीं। और ये धारा मापी लगा, इसमें पॉइंटर होता है, अगर धारा इसमें बहेगी तो पॉइंटर हिलेगा, इधर से उधर कहीं भी क्षेपित होगा सुई। तो ध्यान देना, इसके फ्लक्स का परिवर्तन का असर इस पे पड़ा, द्वितीयक पे पड़ा कि नहीं पड़ा? और फ्लक्स बदला तो प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हुआ, प्रेरित धारा पैदा हुई। ये धारा सदैव उस कारण का विरोध करती जिसके कारण उत्पन्न हो रही है। बोलो यहाँ किस कारण से इसमें धारा पैदा हो रही? उसकी धारा बढ़ने के कारण, यही तो बात है। प्राथमिक कुंडली में तुमने क्या किया? धारा बढ़ाई है, बढ़ने दी कि नहीं बताओ? तो इसमें जो धारा पैदा होगी वो क्या कोशिश करे? विरोध करने का मतलब क्या कोशिश करे? उसको घटाए, यही तो कोशिश करे। उस कारण का विरोध करेगी जिसके कारण उत्पन्न हुई। तो क्यों उत्पन्न हुई? क्योंकि इसमें धारा बढ़ रही है। तो ये धारा जो इसमें पैदा होगी वो उस धारा को क्या करेगी? घटाने की कोशिश करेगी। और घटाने की कोशिश कब कर सकती है? जब उसकी दिशा उस वाले से उल्टी दिशा में हो। बोलो ये धारा देखो यूं आ रही है, ऐसे घूम रही है, ये क्लॉकवाइज है, देखो घड़ी जैसी है, तो इसमें धारा उल्टी बहनी चाहिए, इस तरफ से बहनी चाहिए, देखो एंटी क्लॉक। तो यानी जो इसमें धारा उत्पन्न हुई ये प्रेरित धारा कही जाएगी। देखो ये जो धारा आई इसको क्या कहोगे आप? ये प्रेरित धारा इसमें इस दिशा में जा रही, देखो जा रही है ऐसे घूम के, प्रेरित धारा। ये दूसरी कुंडली पे देखा मैंने, चूंकि इसकी धारा बढ़ रही थी प्राथमिक की, तो द्वितीयक में जो धारा पैदा हुई वो प्राथमिक की दिशा से विपरीत दिशा में पैदा हुई। अब ये इस तरफ देखो, यहां सुई है और इस तरफ, तो इस तरफ कोई विक्षेप देगा ऐसे देखो, तो पॉइंटर किधर घूम जाएगा? थोड़ा एंटी क्लॉक ऐसा घूम जाएगा। ये ऐसे गैल्वेनोमीटर में एक सुई होती है, उसको दर्शा दिया मैंने। तो ये जो घटना हुई इसके अंदर देखो, इसमें कोई बैटरी सेल तो था नहीं, फिर भी इसमें एक धारा पैदा हो गई। तो प्राथमिक कुंडली में धारा के बदलने का प्रभाव द्वितीयक कुंडली पे आया, इसे क्या बोलोगे? अन्योन्य प्रेरण। क्या बोलोगे? अन्योन्य प्रेरण। ये तो घटते हुए स्थिति में सिखा दिया। आपको दो डायग्राम बनाने, एक बार घटती हुई स्थिति के लिए, एक बार धारा बढ़ती हुई। जरा आओ एक और डायग्राम बनाते हैं, जरा ध्यान से देखना। फिर वही बात है, एक प्राइमरी कॉइल बनानी है तुम्हें। क्या बनानी भैया जी? प्राथमिक कुंडली, प्राइमरी कॉइल। प्राइमरी कॉइल में क्या क्या लगाते हो? एक रियोस्टेट लगाते हो, एक सेल या बैटरी लगाते हो और एक स्विच लगाते हो। याद आ रहा कि नहीं आ रहा? बताओ। नहीं याद आ रही वाली बात? वही डायग्राम है, कोई डायग्राम में चेंज नहीं है, थोड़ी बदलेगी केवल बात। इसमें जो मुख्य धारा देखो पिछली बार थी वो इस दिशा में थी कि नहीं? बताओ। धारा अभी भी उसी दिशा में है इस बार, लेकिन इस धारा को घटा रहे हैं हम, धीरे धीरे धारा का मान क्या कर रहे हैं? तो यहां लिखेंगे घटती हुई प्राथमिक धारा या मुख्य धारा। घटती हुई मुख्य धारा, मेन करंट कैसी है इस बार? घट रही है, ये घट रही है। घटने का मतलब अब हम बगल वाली कुंडली पे चेक करेंगे इसका प्रभाव। बगल में कुंडली रखी है, देखो यहाँ पर पड़ोसी, वैसी कुंडली वही फिर से रख दी गई है। भाई इस बार जब धारा का मान घट रहा है देखो, तो भी तो इसके फ्लक्स में परिवर्तन आएगा प्राथमिक वाले के। बताओ, और उस प्राथमिक के फ्लक्स का प्रभाव किस पे पहुंचेगा? बगल वाली पे पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा? बताओ। ये देखो, तो इस बार धारा घट रही ना, तब भी फ्लक्स बदल रहा है इसका कि नहीं? बताओ। और इसका फ्लक्स बदल रहा तो इसका भी तो बदल रहा है, तो फिर फ्लक्स बदला। जब फ्लक्स बदलेगा तो क्या होगा? प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा सेकेंडरी पे, और प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा तो प्रेरित धारा आएगी। इस बार प्रेरित धारा फिर विरोध करेगी उस कारण का जिसके कारण उत्पन्न हुई। इस बार क्या कारण है? धारा का घटना। कारण क्या है? घट रही है ना, घटना कारण है। घटने का विरोध कैसे हो पाएगा? कोई चीज घट रही हो, तुम्हें घटने का विरोध करना तो बढ़ाना ही तो है। व्यूज घटते हैं तो हम लोग प्रचार करते हैं, लोगों से कहते हैं भैया देखो
तो बढ़ते हैं कि नहीं, विरोध करते हैं उसका। तो घटने का विरोध माने बढ़ाए, और बढ़ाने का मतलब सपोर्ट। बढ़ेगा कब? जब सपोर्ट, और सपोर्ट मतलब उसी दिशा में। तो इसके अंदर अब जो धारा पैदा हुई किस तरफ बहेगी बताओ? जैसी मेन करंट बह रही थी, देखो ये वाली करंट इस तरफ को बहेगी। देखो इसमें जो प्रेरित धारा आएगी इस कुंडली में, ये इस दिशा में जाएगी कि नहीं बताओ? जिस दिशा में मुख्य करंट इस बार है उसी दिशा में प्रेरित धारा आ गई। देखो जरा ध्यान से, तो देखो डायग्राम में थोड़ा नाम मात्र परिवर्तन आया कि नहीं आया? ये दोनों डायग्राम एक्सप्लेन कर रहे हैं अन्योन्य प्रेरण को। बहुत आराम से सुनिएगा। अब हम पहले परिभाषा लिखेंगे, फिर हम ये बताएंगे कि कुंडली में N1 क्या, N2 क्या, ये सब, और फिर हम लोग गुणांक की तरफ बढ़ेंगे। किस पे? तो देखो इन दोनों से मिला करके अगर एक साथ हम बोलना चाहें, दो डायग्राम बनाने आपको, एक साथ हम बोलना चाहें तो हम कहेंगे यदि प्राथमिक कुंडली से गुजरने वाली धारा के मान में परिवर्तन किया जाता है तो पास में रखी द्वितीय कुंडली का फ्लक्स परिवर्तित होता है। होता कि नहीं बताओ? जिसके कारण द्वितीय कुंडली में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है और एक प्रेरित धारा उत्पन्न होती है। बोलो, वह प्रेरित धारा सदैव उस कारण का विरोध करती है जिसके कारण उत्पन्न होती है। इसलिए प्राथमिक कुंडली में किए गए परिवर्तनों से द्वितीय कुंडली में धारा का उत्पन्न होना अन्योन्य प्रेरण कहलाता है। क्लियर बात कि नहीं बताओ? साधारण परिभाषा समझ में आई? चलो आओ इसको हम जरा लिख लेते हैं। आप लोग भी अगर नोट्स बना रहे, हाँ इसका भी देखो विक्षेप देख लेना जरा, विक्षेप रह गया था इसका, इसमें विक्षेप इधर को मुड़ा था तो इस बार उधर को पॉइंटर घूम जाएगा इसका। देखो ये और देख लेना, पॉइंटर का झुकाव हम इस बार इधर को करेंगे। ठीक है, अब हम यहाँ पर उस बात को लिख रहे हैं जो तुम्हें नोट करनी है। जो लोग नोट्स बना रहे हैं वो लिखते जाएं। यदि दो कुंडलियों को पास पास रखा जाए और प्राथमिक कुंडली में, प्राथमिक को P नाम दिया है, प्राथमिक कुंडली में धारा नियंत्रक RH, बैटरी B तथा कुंजी K लगी हो और द्वितीय कुंडली में केवल धारा मापी लगाए, तब अब मेन परिभाषा लिखने जा रहे हैं। इसमें कहेंगे प्राथमिक कुंडली में धारा के मान या प्रवाहित धारा, प्राथमिक कुंडली में प्रवाहित मुख्य धारा के मान को यदि परिवर्तित किया जाता है, ये परिवर्तित में दोनों बातें आ गई हैं, घटना भी और बढ़ना भी। परिवर्तित किया जाता है तो उससे संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स भी परिवर्तित होता है।
परिणाम स्वरूप द्वितीय कुंडली में भी फ्लक्स परिवर्तन होता है। फ्लक्स परिवर्तन होता है। अतः द्वितीय कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल व प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है या उत्पन्न होती है। ठीक है, और ये धारा सदैव उस कारण का विरोध करती है जिसके कारण उत्पन्न होती है। ये प्रेरित धारा सदैव उस कारण का विरोध करती है जिसके कारण उत्पन्न होती है। अब देखो, अगर धारा बढ़ रही थी तो मुख्य धारा से विपरीत दिशा में बहेगी, और अगर धारा प्राथमिक में घट रही है तो द्वितीय की धारा उसी दिशा में बहेगी। ये बात और लिख देना तो स्पष्ट हो जाएगी। देखिए, यदि प्राथमिक कुंडली में मुख्य धारा बढ़ती है तो द्वितीयक कुंडली की प्रेरित धारा विपरीत दिशा में बहेगी। जबकि P में, P मतलब क्या होगा, यहाँ P लिख दिया हमने शॉर्ट में, P मतलब प्राथमिक कुंडली। जबकि P में धारा घटने पर S की प्रेरित धारा उसी दिशा में बहेगी। उसी दिशा में प्रवाहित होगी। यही घटना अन्योन्य प्रेरण कहलाता है। यही घटना अन्योन्य प्रेरण कहलाती है। देखिए, अन्योन्य प्रेरण की परिभाषा हो गई। बहुत शॉर्ट में एक लाइन में कहें तो हम कहेंगे प्राथमिक कुंडली में धारा बदलने के कारण द्वितीय कुंडली में धारा का पैदा होना क्या है, अन्योन्य प्रेरण है। सिंपल एकदम बात, ठीक है। बगल वाले का अपना मकान ऊंचा कराना, पड़ोसी को कराने के लिए मजबूर कर देना, क्या है, अन्योन्य प्रेरण है। ठीक है, थोड़ा भाई भाषा में आपके परिवर्तन आ सकता है, भाव नहीं बदलना चाहिए। अब हम बात करते हैं अन्योन्य प्रेरण गुणांक। हम क्या बात करते हैं, अन्योन्य प्रेरण गुणांक। इसको अन्योन्य प्रेरकत्व भी कहते हैं। क्या कहते हैं, इंग्लिश में कहेंगे तो म्यूचुअल इंडक्शन कॉफिशिएंट। क्या कहेंगे आप, म्यूचुअल इंडक्शन कॉफिशिएंट, या फिर म्यूचुअल इंडक्टेंस भी डायरेक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, म्यूचुअल इंडक्टेंस।
चलो जरा इसकी बात करते हैं, ये इंपॉर्टेंट बहुत है, ध्यान रखिएगा। परीक्षा के दृष्टिकोण से, बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से ये परिभाषा जो इंडक्टेंस की पढ़ाएंगे, चाहे स्वप्रेरकत्व हो और चाहे अन्योन्य प्रेरकत्व हो, बहुत महत्वपूर्ण। दो में से अक्सर कोई ना कोई पूछा जाता है। स्वप्रेरण अन्योन्य प्रेरण दोनों इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं कि अदल बदल के आते रहते हैं, तो बोर्ड एग्जाम के लिए आप इनको अच्छे से तैयार करें। चलिए अन्योन्य प्रेरण की बात करने वाले थे, तो मेरी बात सुनिए ध्यान से। मैं ये कहना चाहता हूँ कि धारा हमने किस में बदली थी, जरा बताओ। धारा के मान में परिवर्तन किस में किया गया था, पहले में या दूसरी कुंडली में? प्राथमिक में, राइट। धारा बदल रहे प्राथमिक में, तो धारा के मान को I1 कहेंगे, क्या कहेंगे? लेकिन प्रेरण कहाँ पैदा हुआ? दूसरी में, द्वितीयक में। तो ध्यान से सुनिएगा, हम कहेंगे द्वितीयक कुंडली में, ध्यान से बहुत सुनना, ये स्वप्रेरण जैसा ही है। द्वितीयक कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स ग्रंथिताओं की संख्या प्राथमिक कुंडली की धारा, ध्यान रखना, प्राथमिक कुंडली की धारा के समानुपाती होती है। मतलब हमने यहां कहने की ये कोशिश की है कि जो दूसरी वाली कॉइल है ना, उसमें जो फ्लक्स पैदा होता है या फ्लक्स ग्रंथिताएं होती हैं, देखो दूसरी फ्लक्स ग्रंथिताओं का मतलब होता है एन और फाई का गुणनफल। पीछे फैराडे के प्रथम नियम में हमने पढ़ाया भी है। एन और फाई का गुणनफल को क्या बोलते हो? चुंबकीय फ्लक्स ग्रंथिताओं की संख्या, नंबर ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज इंग्लिश में कहते हैं। अब चूंकि यहाँ पर दो कॉइल हैं, तो एन फाई कहना उचित नहीं ना, या तो N1 φ1 कहें, मतलब प्राथमिक होता तो N1 φ1, सेकेंडरी की बात करोगे तो N2 φ2, फ्लक्स अलग है, नंबर ऑफ टर्न अलग अलग हैं। तो हमने बोला द्वितीय कुंडली की फ्लक्स ग्रंथिताओं की संख्या समानुपाती किसकी होगी? I1 के। धारा तो तुमने बहाई है केवल पहले वाले में, दूसरे में तो अपने आप पैदा हुई है, स्वतः जनरेट हुई कि नहीं हुई, बताओ। तो N2 φ2 समानुपाती किसके होगा? I1 के। देखो स्वप्रेरण अन्योन्य प्रेरण में मैं अंतर बताता चलूं, पीछे स्वप्रेरण पढ़ा चुका हूं मैं, आप मिला भी सकते हो, आसानी रहेगी। देखो जब हम अन्योन्य पढ़ा रहे हैं तो हम क्या बोल रहे हैं? N2 φ2 समानुपाती I1, और जब हमने स्व पढ़ाया था, याद है, तो सीधे N φ प्रोपोर्शनल I लिखा था। आप कंपेयर कर सकते हो। वहां पर चूंकि एक ही कॉइल थी, वहां कोई प्राइमरी सेकेंडरी था नहीं, सिंगल कॉइल है, तो सफिक्स का कोई मतलब है क्या, बताओ? तो इसलिए N φ सीधा लिखा था, और उसी में धारा थी तो N φ प्रोपोर्शनल I था। अब यहाँ पर देखो N2 φ2 जब हम लोग प्रोपोर्शनल हटाएंगे, देखो ध्यान दो, तो एक कांस्टेंट आएगा। ये हम टॉपिक कौन सा पढ़ रहे हैं? म्यूचुअल इंडक्शन। क्या पढ़ रहे हैं? म्यूचुअल। तो म्यूचुअल की वजह से यहाँ कांस्टेंट डाल दिया हमने M। क्या डाल दिया? M। तो ये फॉर्मूला क्या बना? देखो N2 φ2 MI1। उसमें जब सेल्फ पढ़ाया था, तुम्हें याद आ रहा होगा, तो प्रोपोर्शनल हटाते थे, एक कांस्टेंट डालते थे L, उसको L को बोलते थे स्वप्रेरण गुणांक। क्या बोलते थे? और यहाँ M को क्या बोलोगे फिर? इसका मतलब बताओ। यहाँ M क्या है? यहाँ M है अन्योन्य प्रेरण गुणांक। क्या है भैया जी? अन्योन्य प्रेरण गुणांक। तो वहां L को क्या बोलते हैं तुम? स्वप्रेरण गुणांक। बोलो। अच्छा, इसकी परिभाषा बनाना चाहता हूं मैं, किसकी? M की। तो सूत्र क्या बनेगा? N2 φ2 अपान I1 बनेगा कि नहीं, बताओ? वहां पर अगर हम L की परिभाषा बनाए थे तो याद होगा N φ अपान I हुआ था। मिला रहा हूं इसलिए जिससे आपको आसानी से बात समझ में आ जाए। स्वप्रेरण अन्योन्य प्रेरण, बस यही सफिक्स का अंतर चल रहा है। देखो अब ध्यान देना, यहां पर एक बात हम कह दे रहे हैं, यदि I1 बराबर 1 हो, क्या हो? I1 को हम क्या मान ले रहे हैं? 1 एम्पियर। यानी प्राथमिक कुंडली में बहने वाली धारा का मान कितना मान लिया? एकांक 1। तो आप बताओ ये सूत्र क्या बना जा करके? देखो M बराबर N2 φ2 बना कि नहीं बना, बताओ? यहां से एक परिभाषा बनेगी।
हम कहेंगे किन्हीं दो कुंडलियों, एम किसके बीच है, दो कॉइल के बीच का है, तो हम कहेंगे किन्हीं दो कुंडलियों के बीच अन्योन्य प्रेरण गुणांक का मान द्वितीय कुंडली में उत्पन्न होने वाली चुंबकीय फ्लक्स ग्रंथिताओं की संख्या के बराबर होता है, जबकि प्राथमिक कुंडली में धारा का मान कितना हो, 1 एम्पियर हो। देखो परिभाषा बन गई यहीं से, देखो हम कहेंगे किन्हीं दो कुंडलियों, किन्हीं दो कुंडलियों के मध्य अन्योन्य प्रेरण गुणांक, अन्योन्य प्रेरण गुणांक द्वितीय कुंडली की चुंबकीय फ्लक्स ग्रंथिताओं, द्वितीय कुंडली की चुंबकीय फ्लक्स ग्रंथिताओं की संख्या के बराबर होता है, किंतु प्राथमिक कुंडली में, प्राथमिक कुंडली में धारा का मान एकांक हो, चाहे लिख दो और चाहे 1 एम्पियर लिख दो। देखो एक परिभाषा हमारी आ गई किसकी, अन्योन्य प्रेरण गुणांक की। स्वप्रेरण की हम लिख नहीं रहे हैं, लेकिन आपको एक्सप्लेन कर दें, इसी स्टाइल से आप लिख सकते हो। जैसे यहां पर आई को क्या ले लो 1, तो L इज इक्वल टू क्या बना N5। देखो यहीं से परिभाषा आप बना सकते हो, किसी कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक उस कुंडली की चुंबकीय फ्लक्स ग्रंथिताओं की संख्या के बराबर होता है, जबकि उसी कुंडली में बहने वाली धारा का मान 1 एम्पियर हो। बोलो परिभाषा बिल्कुल उसी स्टाइल से बनेगी कि नहीं बताओ। तो मिलता जुलता इसलिए सिखा रहे हैं जिससे आप आसानी से तैयार कर सको। आप सुनिए आगे का हिस्सा। एक परिभाषा हो गई, एक और बनाएंगे हम लोग, वो बनाएंगे फैराडे के प्रथम नियम की सहायता से। तो आप बताओ, ये नहीं लिख सकते हो, हम जानते हैं, ये सूत्र हम पढ़ा चुके हैं पीछे, हम जानते हैं। और कहां से, फैराडे के प्रथम नियम से, फैराडे के प्रथम नियम से। क्या जानते हो जरा ये भी बात कर लेते हैं जरा भाई। कल को तुम पूछो सर हम तो जानते नहीं थे, आपने कह दिया हम जानते हैं। तुम क्या जान सकते हो जरा मेरी बात सुनना। फैराडे का प्रथम नियम कहता है कि प्रेरित विद्युत वाहक बल E का मान जो होता है वो -N/d∅/dt होता है। याद आया सूत्र। अब चूंकि यहाँ दो कॉइल हैं, ऑब्जर्वेशन किस में चल रही है हमारी, सेकंड वाले पे। हम कैलकुलेशन या सब चीजें कहाँ देख रहे हैं, दूसरे वाले पे। तो हम दूसरे पर जो प्रेरित विद्युत वाहक बल है वो निकाल रहे हैं। तो E की जगह क्या लिखा, E2। देखो जब आप स्वप्रेरण पढ़ते तो सफिक्स नहीं डालते, केवल E बराबर -N/d∅/dt करते। अन्योन्य प्रेरण इसलिए यहाँ पर सफिक्स डाला, N यहाँ N2 हो जाएगा, यहाँ Φ2 हो जाएगा। बताओ, बस स्व और अन्योन्य में यही भेद है, दोनों एक जैसे हैं। सफिक्स लगा लोगे तो ये अन्योन्य के लिए चलेगा, बिना सफिक्स से लिख देता मैं तो स्व के लिए चलता, स्व प्रेरण के लिए। ठीक है, अब सुनिए जरा, N2 क्या है, एक संख्या है। N2 क्या है, कुंडली में फेरों की संख्या। संख्या माने कांस्टेंट। संख्या क्या होती है, नंबर कैसे होते हैं, कांस्टेंट होते हैं। कांस्टेंट को डिफरेंशियल के अंदर भी ले जा सकते हो, अंदर हो तो बाहर भी निकाल सकते हो। देखो तो हमने d/dt बाहर लिख दिया, N2 को अंदर ले गए तो ये बन के क्या तैयार हुआ, देखो N2/2 बना। आप पीछे देखो N2/2 का मान था क्या वास्तव में, N2/2 का मान क्या था याद है, Mi1 था कि नहीं था, बताओ। तो N2/2 के स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं बताओ, Mi1 लिख सकते कि नहीं लिख सकते, बताओ भाई सब लोग। तो d/dt Mi1, M क्या है यहाँ पर, म्यूचुअल इंडक्शन कॉफिशिएंट, अन्योन्य प्रेरण गुणांक। ये कांस्टेंट है, ये भी तो प्रोपोर्शनल हटा के आया था, कांस्टेंट ही तो था। इसको डिफरेंशियल से बाहर निकाल दो तो फिर क्या बनेगा, देखो E2 बराबर माइनस बाहर है
m बाहर हो गया, तो m di1/dt बना। यहाँ से m की परिभाषा बनानी मुझे, तो -e2/di1/dt। ये एक फॉर्मूला तैयार हुआ आपके लिए। न्यूमेरिकल्स इस फॉर्मूले पर बेस्ड भी होते हैं। जो हम बॉक्स में ऐसे बंद कर दें, समझ लो फॉर्मूला है और आपको तैयार करना है, ठीक है। अब सुनिए, यहाँ से भी एक डेफिनेशन बनेगी, एक परिभाषा यहाँ से भी बनाने वाला हूँ मैं। हम यहाँ पर एक चीज को 1 लेट कर रहे हैं। यदि di1/dt 1 ले लिया जाए, कितना? di1/dt की वैल्यू क्या ले ली हम लोगों ने? 1। तो बताओ ऊपर क्या बन के आ रहा, देखो m = e2। आप कहोगे माइनस और था सर, माइनस हटा करके हम उसकी जगह यहाँ पर लिख दे रहे हैं संख्यात्मक। क्या लिख दे रहे हैं? देखो माइनस चिन्ह ये दर्शाता है ना कि सदैव उस कारण का विरोध करता है जिसके कारण उत्पन्न होता है। विरोध करने को, अपोजिट को माइनस से दर्शाते हो कि नहीं दर्शाते हो? हमने यहाँ पर मान लिया है, दिशा नहीं ली है, इसलिए मान की वजह से हमने क्या लिख दिया? संख्यात्मक। अगर ऋण हटा दिया तो हमने बदले में क्या लिखा है? संख्यात्मक। देखो यहाँ से एक परिभाषा बन रही, बहुत ध्यान से सुन लीजिए। हम कहेंगे किन्हीं दो कुंडलियों के मध्य अन्योन प्रेरण गुणांक का मान तृतीय कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल के संख्यात्मक मान के बराबर होता है। देखो, जबकि प्राथमिक कुंडली में धारा परिवर्तन की दर, इसको क्या बोलोगे? धारा परिवर्तन की दर एकांक हो। क्लियर बात? तो चलिए एक परिभाषा यहां बन रही है, लिखते हैं। हम कहेंगे किन्हीं दो कुंडलियों के मध्य अन्योन प्रेरण गुणांक द्वितीय कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल, प्रेरित विद्युत वाहक बल के संख्यात्मक मान के बराबर होता है। जबकि प्राथमिक कुंडली में धारा परिवर्तन की दर, प्राथमिक कुंडली में धारा परिवर्तन की दर एकांक हो। देखिए ये परिभाषा हो गई। अब हम बात करते हैं जरा मात्रक। ये जो L या M आया था, स्वप्रेरण गुणांक हो चाहे अन्योन प्रेरण गुणांक हो, इनके मात्रक ध्यान रखिएगा। M का मात्रक हो चाहे L का, दोनों का सेम होता है। मात्रक होता है हेनरी। क्या होता है भैया जी? याद रखना। किसी सवाल में तुम्हें मिली हेनरी भी दिया होगा, MH, स्मॉल m कैपिटल H लिखा होगा किसी न्यूमेरिकल में, तो आप समझ लेना ये क्या है? मिली हेनरी। इसको बदलना होता है, फिर 1 × 10⁻³ कर दोगे तो क्या बन जाएगा? हेनरी। इसका मात्रक भी जरा देख लेते हैं भाई। विमा m की विमा, देखो विमा मतलब विमी सूत्र से हमारा है। विमा मतलब क्या है? विमी सूत्र। देखो इसका विमी सूत्र याद कर लो पहले तो, Ml2T-2 A-2। चाहे ये स्वप्रेरण गुणांक की विमा पूछी जाए आपसे और चाहे अन्योन प्रेरण की पूछी जाए, दोनों की विमा समान है। वो कितनी है? Ml2T-2 A-2। सब में -2 है। देखो Ml2 पहले और फिर T-2 A-2 आया कैसे? अगर आप इस पे बात करना चाहो तो हम लोग इस सूत्र से निकाल सकते हैं। देखो यहां से हम इसका मान भी निकलवा देते इस जगह से। देखो यहां से आप ध्यान देना, ऊपर E लिखा है। E माने विद्युत वाहक बल। विद्युत वाहक बल एक तरह से विभवांतर होता है। क्या होता है? तो विभवांतर का जो होता है मात्रक वो क्या होता है? वोल्ट। क्या होता है भैया?
और di/dt, di मतलब एम्पियर, देखो धारा क्या है, एम्पियर होती है, एम्पियर के अपान सेकेंड है, तो यहाँ गुणा में सेकेंड इनवर्स लिख सकते हो, या ऊपर ले जाओ मल्टीप्लाई में, बात एक ही है। हमें इनकी विमाएं चाहिए, तो वोल्ट की पहले विमा निकाल लो। एक काम करो, V बराबर W/Q होता कि नहीं होता, बताओ। फर्स्ट उधर शुरुआत में पढ़ाया था। W का होता है कार्य का mL2T-2 और आवेश का होता है AT, तो इसकी विमा बनी mL2T-3A-1। आओ ये रख लेते हैं यहाँ पर, वोल्ट के स्थान पे रखा mL2T-3A-1, एम्पियर के स्थान पे और T इनवर्स ये बन गया 8T-1। देखो -3 से कैंसिल हो जाएगा और ये A ऊपर जाके माइनस हो जाएगा, तो देखो क्या बन के आया, mL2T-2A-2 बन गया कि नहीं बन गया, बताओ। ये आप लोगों का अन्योन्य प्रेरण गुणांक समझाते हुए मैंने स्वप्रेरण भी समझा दिया थोड़ा सा। आप लोग इसको अच्छे से तैयार करें, आपको हमारी शुभकामनाएं, और आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें दोस्तों के साथ। नमस्कार।